सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि बीपीआई क्या है, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, किस संस्थान द्वारा पीपीआई को अपनाया गया था, ये कितने वर्षों के लिए है, डब्ल्यूपीआई कब से बंद होगा, कब से पीपीआई की गणना चालू होगी। ये सारे बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ध्यान से सुनना है, सारी वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल ही में किस पुराने सूचकांक को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उत्पाद मूल्य सूचकांक पीपीआई लागू करने का निर्णय लिया गया है। देखो, जो पीपीआई है उसको लागू करने का जो निर्णय लिया गया है वो है डब्ल्यूपीआई है, उसको हटाकर। तो डब्ल्यूपीआई को हटाया जाएगा ताकि पीपीआई जो कि है वो लागू किया जा सके। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में ने उत्पादन मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई प्रणाली को अपनाया। डब्ल्यूपीआई को 5 साल बाद बंद कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो मैं लेके आई हूँ, यहाँ से मैं अपने आप को हटा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो, ये सारा जो टॉपिक है, ये सारा जो डेटा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारा डेटा, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और ये ध्यान रखना कि ये क्या क्या है और इसको ये पूरा पढ़ लो। देखो यहाँ पे जो 15 जून से उत्पादक मूल्य सूचकांक मतलब पीपीआई को लॉन्च किया जाएगा और मुद्रास्फीति माप ढांचे में एक बड़े बदलाव के हिस्से के रूप में अगले 5 वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक मतलब कि डब्ल्यूपीआई डब्ल्यूपीआई है उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। डब्ल्यूपीआई को बंद कर जो पीपीआई है उसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, लेकिन 5 साल बाद। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि 5 साल तक के अभी डब्ल्यूपीआई और पीपीआई दोनों को साथ में अभी दिया जाएगा, इसका डेटा दोनों दिया जाएगा। लेकिन जो पीपीआई है उसको आगे के लिए जो है लागू किया जाएगा, लेकिन डब्ल्यूपीआई है उसको 5 सालों के बाद बंद कर दिया जाएगा। देखो, ये जो पीपीआई है इसका सुझाव बहुत पहले ही दिया जा चुका था। 2012 में जो आरबीआई के गवर्नर थे सुब्बा राव जी, उन्होंने इसका प्रस्ताव पहले दिया था, इसकी सिफारिश की थी, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं बना था। लगभग 10 से 12-15 साल बाद, 14 साल बाद अभी ये पीपीआई जो मूल्य सूचकांक है वो लागू कर दिया गया है और पूरे भारत में अब इससे जो पीपीआई है, इससे जो मूल्य सूचकांक है वो मापा जाएगा। देखो, यहाँ पर पूरा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लो। परिवर्तन योजना के तहत विश्व मुद्रा सूचकांक डब्ल्यूपीआई और पृष्ठ मुद्रा सूचकांक मतलब पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है पीपीआई को, ठीक है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स 5 वर्षों तक साथ जारी किए जाएंगे। देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। इसको ध्यान रखना कि जो पीपीआई है उसको 5 वर्षों के साथ में जारी किया जाएगा, जिसके बाद डब्ल्यूपीआई को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF की सिफारिशों के अनुरूप है। ये देखो, यहाँ पे एक और मेन इम्पॉर्टेंट डेटा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सिफारिश पर इसके अनुरूप है, मतलब कि IMF ने इसका सपोर्ट किया है। IMF इसका की सिफारिश पर ये सारा कुछ है जो इसकी सिफारिश IMF ने की थी और ये उस संस्थान द्वारा अपनाया जाएगा। साथ ही उपयोगकर्ताओं को WPI से नए ढांचे में स्थानांतरित होने के लिए पर्याप्त समय भी प्रदान करता है। यहाँ पे देखो, ये पर्याप्त समय प्रदान करता है। सूचकांकों का सेट जो है, देखो कब से लागू करेगा, ये 15 जून से दोपहर 12 बजे से, यहाँ पे देखो 12 बजे से किया जाएगा। WPI आउटपुट, PPI ट्रायल इनपुट PPI मासिक रूप से और संकलित किए जाएंगे, जबकि सर्विस PPI त्रैमासिक रूप से जारी किया जाएगा। देखो क्या बोला है, 15 जून को 12 बजे से जारी किया जाएगा ये PPI, और ये देखो 2-3 पार्ट में होगा। देखो PPI जो आउटपुट PPI और ट्रायल इनपुट PPI मासिक रूप से संकलित किए जाएंगे। मासिक रूप से मतलब महीने में PPI और आउटपुट PPI, ट्रायल इनपुट PPI और आउटपुट PPI जो है वो दिया जाएगा मासिक, मतलब 1 महीने में। जैसे आपकी 1 महीने में सैलरी आती है, वैसे ही आउटपुट PPI और ट्रायल इनपुट PPI मासिक रूप से दिए जाएंगे। लेकिन जबकि सर्विस PPI त्रैमासिक रूप से, मतलब त्रैमासिक मतलब 3 महीने में ये दिया जाएगा। त्रैमासिक में जैसे कि जब हम छोटे थे तो त्रैमासिक एग्ज़ाम्स होते थे ना, क्वार्टरली होता था, क्वार्टरली एग्ज़ाम जो होता था त्रैमासिक कहा जाता है उसको।
तो पीपीआई जो है वो त्रैमासिक में दिया जाएगा, रूप से दिया जाएगा, और डब्ल्यूपीआई आउटपुट पीपीआई है जो वो, और ट्रायल इनपुट पीपीआई है जो मासिक रूप से संकलित किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये ध्यान रखना कि जो कौन सा मासिक में दिया जाएगा और कौन त्रैमासिक में दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो, संशोधित विश्व उत्पादन सूचकांक डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में 2022-23 को नया आधार वर्ष माना गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि 2022-23 को नया आधार वर्ष माना गया है। और इनमें जो वस्तुओं की सूची को मौजूदा 2011-12 श्रृंखला के 697 आइटमों से बढ़कर 957 आइटम कर दिया जाएगा। 697 आइटमों से बढ़कर 997, मतलब लगभग कितना अंतर हो गया, 697, 995, 260 का अंतर हो जाता है। यहाँ पे 260 आइटमों को बढ़ाकर जो है वो सूची को दिया जाएगा आपको। और नए आइटमों में सौर, पवन और परमाणु बिजली शामिल है। नए आइटमों में देखो यहाँ पे सौर, पवन और बिजली शामिल है, जबकि कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी से हटाकर ईंधन और बिजली श्रेणी में डाल दिया गया है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मेन डाटा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी से हटाकर ईंधन और बिजली श्रेणी में डाल दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही फैसला है कि जो कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें हैं वो ईंधन और बिजली श्रेणी में ही आना चाहिए था, तो अब इसको इस श्रेणी में डाल दिया गया है। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको देख लो और इसको ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि एक ही जो ये सारा कुछ एक ही पैराग्राफ में सारा डेटा है वो बहुत इम्पॉर्टेंटली एक ही डेटा में बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो गई हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसके बाद है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई में क्या मुख्य अंतर है। देखो क्या मुख्य अंतर है इसमें मुख्य अंतर क्या क्या है। सीपीआई केवल सेवाओं को मापता है, पीपीआई केवल वस्तुओं को नहीं। सीपीआई उपभोक्ताओं के नज़रिए से कीमतों को मापता है और पीपीआई उत्पादकों कंपनियों के नज़रिए से। देखो सीपीआई जो है उपभोक्ता के नज़रिए से कीमतों को मापता है, लेकिन जो पीपीआई है वो उत्पादक या कंपनियों के नज़रिए से जाकर वो सारी चीज़ों को मापेगा और उस नज़रिए से देखकर आपको डेटा देगा। देखो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। what PPI actually measure and why that matters। तो the PPI tracks what producer receive, not what traders pay। देखो पीपीआई क्या करता है, प्रोड्यूसर जो रिसीव कर रहा है, जो उत्पादक है वो रिसीव कर रहा है उसको मेज़र करता है, नॉट व्हाट ट्रेडर्स पे, जो कि जो ट्रेडर्स पे कर रहे हैं उसको मेज़र नहीं करता है। प्रोड्यूसर्स क्या रिसीव कर रहे हैं उसको मेज़र करता है। दैट साउंड्स लाइक अ स्मॉल रिस्ट्रिक्शन बट द डिफरेंस इज़ पॉलिसी सिग्नल इन एनॉमरस। देखो ये बहुत सुनने में ये बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जो सारी चीज़ें ये बहुत बड़ी तरीके से हमारे सामने आती हैं। तो देखो इमेजिन टमाटो फार्मर, द WPI वुड मेज़र द what the mandi traders pay, the PPI measures what the farmer receive at the farmer gate। क्या फार्मर गेट पे क्या रिसीव करता है इसको देखता है पीपीआई। सब्सिडी, ट्रांसपोर्टेशन, मार्कअप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन सिट एंड बिटवीन दोज हु प्राइसेस। व्हेन यू कंफ्यूज देम यू कंफ्यूज योर एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर इन्फ्लेशन ओरिजिनेट्स एंड हाउ इट ट्रेवल्स थ्रू द इकोनॉमी। देखो यहाँ पे अगर हिंदी में देखना है तो ये देख लो, हिंदी में देख लो पीपीआई वास्तव में क्या मानता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। पीपीआई उत्पादकों को मिलने वाली राशि पर नज़र रखता है। देखो ये पीपीआई जो है वो जो उत्पादकों को मिलने वाली राशि है उस पर नज़र रख रहा है, लेकिन जो ना कि व्यापारियों द्वारा भुगतान की गई राशि पर, जो व्यापारी द्वारा भुगतान की गई राशि पर नज़र नहीं रखता है पीपीआई। यह अंतर भले ही आपको छोटा लगे, लेकिन नीतिगत संकेतों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो पीपीआई उत्पादकों को मिलने वाली राशि पर नज़र रखता है, ये ध्यान रखना, जो उत्पादकों को मिलने वाली राशि है उस पर पीपीआई ध्यान रखता है, ना कि व्यापारियों को द्वारा भुगतान की गई राशि। व्यापारी क्या दे रहा है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन उत्पादक क्या राशि कितनी मिल रही है उसको ये पीपीआई मेज़र करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक टमाटर किसान की कल्पना कीजिए। विश्व उत्पादकता सूचकांक WPI मंडी व्यापार
व्यापारी द्वारा भुगतान की गई कीमत को मापता है। मंडी द्वारा कीमत की गई भुगतान को कौन मापता है? WPI। वहीं प्रति शेयर उत्पादकता सूचकांक PPI किसान को खेत से प्राप्त होने वाली कीमत को मापता है। मतलब खेत की सीमा के अंदर उनको क्या पे किया जा रहा है उसको मापेगा PPI। ठीक है। इन दोनों कीमतों के बीच सब्सिडी, परिवहन पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क और वितरण मार्जिन शामिल होते हैं। ये सारे सब्सिडीज़ जो हैं, परिवहन पर लगने वाला जो अतिरिक्त शुल्क लगता है, वितरण मार्जिन, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को मापता है। जब आप इन दोनों को से भ्रमित होते हैं तो मुद्रास्फीति की उत्पत्ति और अर्थशास्त्र में इस प्रसार से आप पूरी समझ में भ्रमित हो जाते हैं। देखो, PPI जो है वो है किसान की खेत में जो उसको कीमत मिल रही है उसको मापता है, ना कि जो WPI था वो WPI मंडी में व्यापारी को जो भुगतान हो रहा है उसको मापता था। तो इससे जो मेज़रमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाती थी, इसलिए WPI को अभी कुछ सालों तक के जारी रखा जाएगा। उसके बाद WPI को पूरी तरह से बंद करके आप पूरी तरह से PPI का डाटा ही देखोगे। 5 साल तक के ही आपको डेटा जो है WPI का मिलेगा। उसके बाद से जो 2030 के बाद से आपको PPI से ही सारा डेटा जो मूल्य सूचकांक का है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं PPI की गणना करते समय कीमतों में से किस तत्व को बाहर रखा जाता है? किस तत्व को बाहर रखा जाता है? टैक्स इल्यूजन, बेसिक प्राइस, उसके बाद है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस और कच्चे माल की वास्तविक कीमत। तो देखो, जो PPI है, PPI की गणना करने के लिए टैक्स इल्यूजन को भी शामिल किया जाता है, जिससे टैक्स भ्रम दूर होता है। जिससे टैक्स भ्रम दूर होता है। तो ये PPI गणना करने समय कीमतों को किस तत्व को बाहर रखा जाता है जिससे टैक्स इल्यूजन है वो कम होता है? बुनियादी मूल्य, बेसिक प्राइस, कारखाने की कीमत लागत, उत्पादन लागत, प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स और परिवहन लागत, कच्चे माल की वास्तविक कीमत। इन चारों में से क्या चीज़ को अलग किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, उससे जो टैक्स इल्यूजन होता है इनडायरेक्ट टैक्स से, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको यहाँ से अलग रखा जाता है ताकि जो टैक्स इल्यूजन दूर हो सके। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस को परिवहन लागत स्पष्टीकरण क्या है इसका? PPI में केवल बुनियादी कीमतों को शामिल किया जाता है और टैक्स या ट्रेड मार्जिन को बाहर रखा जाता है जिससे टैक्स बढ़ने वाले जो फर्जी महंगाई से भ्रम से बचा जा सके। हम बहुत सारी फर्जी न्यूज़ आ जाती हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि हमको लगता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगी बहुत बढ़ गई है। तो फर्जी जो महंगाई की जो अफवाह रहती है उससे जो भ्रम से उससे बचा जा सके, इसलिए क्या है, टैक्स या ट्रेड मार्जिन को बाहर रखा जाता है। जो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्सेस को बाहर रखा जाता है ताकि जो टैक्स इल्यूजन है उससे आप बच सकें। ठीक है। इसके बाद देखो, यदि किसी देश में इनपुट PPI में भारी तेज़ी देखी जाती है तो भविष्य में उपभोक्ता CPI पर क्या असर होने की संभावना होती है? देखो, अगर इनपुट PPI भारी और तेज़ी देखी जाती है जिसमें, ठीक है, तो जो भविष्य में उपभोक्ता महंगाई मतलब CPI पे असर होगा कि रिटेल महंगाई CPI भी आगे चलकर बढ़ सकती है। CPI भी आगे चल के बढ़ सकती है अगर इनपुट PPI भारी तेज़ी देखने मिलती है। अगर इनपुट PPI में तो CPI है वो भी आगे चलकर बढ़ सकती है। ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, 1 मिनट। यदि कंपनियों के उत्पादन लागत इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो इस बढ़े हुए बोझ को आगे चलकर खुदरा उपभोक्ताओं पर डालती है जिससे CPI बढ़ जाता है। देखो, इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो वो इस बढ़े हुए टैक्स को बोझ समझकर आगे के उपभोक्ताओं पर डाल देगा जिससे CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो बढ़ जाता है। इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। देखो, ये यहाँ से मैं हटा लेती हूँ। CPI और PPI श्रम सांख्यिकीय ब्यूरो द्वारा प्रकाशित मुख्य संकेतक है। CPI और PPI क्या है? श्रम सांख्यिकीय ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। ये संकेतक जो है वो सांख्यिकीय ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। देखो, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से याद रखना कि CPI और PPI श्रम सांख्यिकीय ब्यूरो द्वारा द्वारा दिया जाता है, इसका प्रमुख संकेतक है। ठीक है। CPI उपभोक्ता लागत को मापता है। CPI जो है देखो उपभोक्ता लागत को मापता है, कंज्यूमर प्राइस को मापता है। ठीक है। जबकि जो PPI है थोक कीमतों को ट्रैक करता है। ठीक है।
पीपीआई थोक कीमतों को और सीपीआई है जो वो उपभोक्ता कीमतों को मानता है। सीपीआई पीपीआई एक देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से याद रखना कि सीपीआई उपभोक्ता लागत को मापता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है सीपीआई, और पीपीए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इसके बारे में ध्यान रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर बन के आएंगे हर एक कंपटीशन एग्जाम में। ये दोनों सूचकांक मुद्रास्फीति को आकलन करने में मदद करते हैं, लेकिन अलग अलग उत्पाद समूह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि दो मुद्रास्फीति का आकलन दोनों ही करते हैं, लेकिन अलग अलग उत्पाद समूह पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अलग अलग तरीके से ये आपको डेटा देते हैं। ठीक है, सीपीआई डेटा उपभोक्ता क्रय शक्ति और जीवन यापन की लागत में हुए परिवर्तनों को दर्शाता है। सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो उपभोक्ता क्रय शक्ति और जीवन यापन की लागत में कुल परिवर्तनों को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद पीपीआई का उपयोग क्यों किया जाता है कि मुद्रास्फीति के रुझानों और आर्थिक गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पीपीआई मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उसका उपयोग मुद्रास्फीति के रुझानों और आर्थिक गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है और इससे सारे क्वेश्चन बन के ज़रूर आएंगे, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है और यहाँ से क्वेश्चन ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना कि ये क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन मतलब कैसे क्वेश्चन इससे बन के आएंगे कि 5 साल के लिए अपनाया गया है, ये 5 साल बाद इसको डब्ल्यूपीआई को बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद सीपीआई या पीपीआई को चालू कर दिया जाएगा। सीपीआई क्या मापता है, डब्ल्यूपीआई क्या मापता है अभी भी है वो, और उसके बाद पीपीआई क्या फुल फॉर्म याद रखना, ये कब से लागू होगा, तो 15 जून से इसका पहला सेट है वो लागू किया जाएगा, ये याद रखना। ये सारे डेटा है जो उसका आधार वर्ष है 22-23 कर दिया गया है, 2011-12 था, अब 22-23 उसका आधार वर्ष हो गया है। ये सारे जो मेन इंपॉर्टेंट डाटा है वो बिल्कुल बहुत ध्यान से याद रखना क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो भारत के रोड मैप के अनुसार डब्ल्यूपीआई को पूरी तरह बंद करने से पहले डब्ल्यूपीआई और पीपीआई दोनों को कितने वर्षों के लिए एक साथ साइमल्टेनियसली जारी किया जाएगा, एक साथ जारी किया जाएगा। तो साइमल्टेनियसली जारी किया जाएगा ये 5 सालों के लिए, 5 सालों के लिए एक साथ जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है डब्ल्यूपीआई को बंद कर दिया जाएगा और पीपीआई के द्वारा ही आप मूल्य सूचकांक को माप सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है नए उत्पाद सूचकांक। पीपीआई ढांचे के तहत मुख्य रूप से कितने उप सूचकांक इंडिकेट शामिल किए जाएंगे। तो देखो मुख्य रूप से पीपीआई में 3 इंडिकेट्स शामिल किए जाएंगे। 3 इंडिकेट्स को कौन कौन से अभी मैंने पिछले जो पैराग्राफ था उसमें पढ़ा था, आउटपुट पीपीआई, इनपुट पीपीआई और सर्विस पीपीआई। ये तीनों इंडेक्स हैं, वो तीनों उप सूचकांक हैं, इंडिकेट्स हैं, वो आपके जो पीपीआई के ढांचे में मुख्य रूप से अपनाए गए हैं। आउटपुट पीपीआई, इनपुट पीपीआई और सर्विस पीपीआई। देखो साइमल्टेनियसली जो है एक वो 5 सालों के लिए नापेंगे साइमल्टेनियसली 5 ईयर्स, और 3 इंडिकेट्स है आउटपुट पीपीआई, इनपुट पीपीआई और सर्विस पीपीआई। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको बहुत ध्यान से याद रखना ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो कि आउटपुट पीपीआई, इनपुट पीपीआई और सर्विस पीपीआई 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेट्स ऑफ पीपीआई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अच्छा ये डेटा को एक बार और पढ़ लेते हैं अपन। पीपीआई प्रणाली में 3 सूचकांक शामिल होते हैं, कौन कौन से? आउटपुट पीपीआई, अभी देखा आपने कि आउटपुट पीपीआई, इनपुट पीपीआई और सर्विस पीपीआई। आउटपुट पीपीआई का काम क्या है? आउटपुट पीपीआई उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादों के लिए प्राप्त कीमतों को ट्रैक करेगा, जबकि इनपुट पीपीआई उत्पादन में उपयोग किए गए इनपुट के लिए भुगतान की गई कीमतों को मापेगा। देखो आउटपुट पीपीआई क्या करेगा? उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादों के लिए कीमतों को ट्रैक करेगा, उत्पादों के लिए कीमतों को ट्रैक करेगा, जबकि जो इनपुट पीपीआई है उत्पादन के लिए इनपुट की जो भुगतान की गई है, जो कीमत पे की गई है उसको मापेगा। और सर्विस पीपीआई क्या चिन्हित करेगा कि सेवा क्षेत्रों में कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव कैसा है। ये सारी चीज़ें तीनों इम्पॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद देखो मंत्रालय के अनुसार आउटपुट और इनपुट दोनों पीपीआई की उपलब्धता से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि इनपुट लागत में परिवर्तन अंतिम उत्पादों तक कैसे पहुंचते हैं, जिससे उत्पादक स्तर में मुद्रास्फीति की बेहतर समझ मिलेगी।
उसके बाद यहाँ पे देखो सूचकांकों का पहला सेट अभी मैंने बताया था जो 15 जून दोपहर 12 बजे से जारी किया जाएगा। WPI, आउटपुट PPI और ट्रायल इनपुट PPI मासिक रूप से संकलित होंगे और जो सर्विस PPI है वो त्रैमासिक रूप से जारी किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि आउटपुट PPI और ट्रायल इनपुट PPI जो है मासिक या महीने में आपकी सैलरी जब आती है वैसे ही ये सैलरी जैसे ही है कि हर महीने आपको ये इसका डाटा दिया जाएगा। और उसके बाद कुछ स्कूल के बच्चों की त्रैमासिक परीक्षा होती है, थोड़ा सा फ़नी है लेकिन ये याद रखने के लिए बहुत अच्छा होगा। PPI जो त्रैमासिक रूप से होगा तो ये सारा डेटा एक PPI का सर्विस PPI 3 महीने में मिलेगा आपको, और इनपुट और आउटपुट PPI है जो वो मासिक हर महीने मिलेगा। ठीक है, इसके भारत में PPI को अपनाने का फैसला किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सिफारिशों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है? देखो अभी मैंने पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो PPI को अपनाने का फैसला था किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा लिया गया था, ये है IMF के द्वारा। IMF के द्वारा आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान थी IMF, उसके द्वारा PPI को अपनाने का फैसला लिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट डेटा है कि किस संस्थान द्वारा यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो लिया हुआ है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सिफारिशों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप कि PPI को अपनाने का फैसला लिया गया है। तो IMF जो ऐसी संस्था है जिसके द्वारा PPI को अपनाने का फैसला लिया गया है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखना। इसके बाद है आउटपुट PPI। आउटपुट PPI मुख्य रूप से क्या मापता है? उपभोक्ताओं द्वारा खुदरा दुकान पर चुकाई गई कीमत, उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादों को बेचने पर प्राप्त की जाने वाली वास्तविक कीमत। बिल्कुल सही, बी आंसर इसका सही है। उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादों के लिए को बेचने पर प्राप्त की जाने वाली वास्तविक आय, मतलब कि उत्पादक जो कि उत्पादन कर रहा है उसको उस चीज़ से कितनी जो आय है, वास्तविक आय कितनी मिल रही है, इस चीज़ को PPI आउटपुट PPI मेज़र करेगा। ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको बिल्कुल याद रखना। ठीक है, इसके बाद है भारत को PPI का एक नया, देखो ये इसका डेटा और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारत का PPI एक नया मुद्रास्फीति सूचक है जो उत्पादक स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों को मापता है। उत्पादक जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों को ये मापता है। ठीक है, यह थोक मूल्य सूचकांक WPI का स्थान लेगा और इसमें 3 उप सूचकांक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इनपुट आउटपुट PPI और जो त्रैमासिक के लिए PPI है वो तीनों के रूप में ये सूचकांक के रूप में अब डेटा दिया जाएगा। 15 जून 2026 से लागू होगा। इसका आधार वर्ष जो कि अभी मैंने बताया था 2022-23 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको बिल्कुल याद रखना कि 2022-23 से जो डेटा है वो अब आधार वर्ष है जिससे डेटा प्रस्तुत किया जाएगा, इसको आधार वर्ष मानकर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो RBI की MPC बैठक में PPI डेटा को मुख्य रूप से किस काम के लिए प्रारंभिक संकेत अर्ली सिग्नल के रूप में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्पादक लागत में बदलाव और भविष्य की महंगाई के रुझानों के समझने के लिए, देश में बेरोजगारी की दर को मापने के लिए, केवल सोने और चांदी की कीमत तय करने के लिए, कर टैक्सेस को बढ़ाने या घटाने के लिए। तो जो सारे उत्पादन लागत में बदलाव और भविष्य की महंगाई के रुझानों के लिए इसको अपनाया गया था। अर्ली सिग्नल के रूप में किसे अपनाया गया था? उत्पादन लागत में बदलाव और भविष्य की महंगाई के रुझानों को समझने के लिए इसे अपनाया गया है, ताकि जो उत्पादन लागत में बदलाव हो रहे हैं, भविष्य में कैसी महंगाई या कैसी स्थिति होगी, इन सब के सारी चीज़ों को इसमें मेज़र किया जाएगा, देखा जाएगा। तो ये आज के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन थे। इन सब से आपके हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने वाले ही हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना कि ये सारा कुछ डेटा जो है वो क्या है, कैसा है और किस जो संकेतक द्वारा क्या क्या मापा जाएगा, कब कौन सा WPI कब बंद होगा, कब कौन से जो डेटा है वो दिए जाएंगे, ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा आप याद रखना। और इसके बाद ये अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अगर ये वीडियो अगर 200-300 व्यूज़ में जाते हैं तो भी मैं इसके ऊपर जो सीरीज़ है वो जारी रखूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तब ये वीडियो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो आगे का टॉपिक है वो चाहिए या ये टॉपिक आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।